हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस के चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप इस लेसन के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस को देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन आंसर्स में यहाँ पे फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। If we rotate a plane mirror by 2 theta, then the reflected ray will rotate by, यानी कि अगर हम लोग प्लेन मिरर को रोटेट कर दें और यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 थीटा तक हम लोग उसको रोटेट किए हैं, तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना रोटेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग लेसन के एक्सप्लेनेशन में देखे हैं कि अगर हम लोग मिरर को जितने भी एंगल से रोटेट करते हैं उसका ट्वाइस जो है रिफ्लेक्टेड रे वो यहाँ पे टर्न हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी 4 थीटा, क्योंकि हम लोग इसको 2 थीटा से रोटेट किए तो नेक्स्ट वाला जो है वो इसका जस्ट डबल यानी कि 4 थीटा हो जाएगा। देन व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इफ़ अ पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज। तो ये भी लेसन के एक्सप्लेनेशन में इनफैक्ट इसका पूरा अलग से एक्सप्लेनेशन के साथ में एक्सपेरिमेंटली भी इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया था कि प्लेन मिरर जो है अगर उस पर कोई भी पर्सन अपना फुल इमेज देखना चाहता है तो एटलीस्ट उस मिरर का जो हाइट है वो उस पर्सन के हाइट का हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2 ऑफ द पर्सनस हाइट। देन हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन 2 मिरर्स मेकिंग 45 डिग्री विद ईच अदर। यानी कि अगर 2 मिरर्स रखे हुए हैं एंड वो आपस में 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो टोटल कितने यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि इसका इमेज बनेगा। तो एंगल दिया है 45 डिग्री का। अब इससे हम लोग को इमेज बताना है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ इमेज होता है दैट विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग 360 तो ठीक है वो वैल्यू रख दिए और थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है आपका 45 डिग्री, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 45 से एंड ओवरऑल जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस करेंगे। जब आप ये डिवीजन करते हो तो वैसे आप देखोगे तो ये 9 के टेबल से चला जाएगा, ये 9 के टेबल में 4 टाइम्स में एंड ये वाला आपका आ जाएगा 5 टाइम्स में। देन ये हो गया 40/5। फिर आप 5 से कट करो तो 5 1 जा एंड 40 को कट करोगे तो 5 8 जा, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा आंसर। तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 7। देन इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी। तो यहाँ पे दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है और मिरर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिफरेंस कितना है। तो हम लोग लेसन में पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट और मिरर का जो डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर और उसके इमेज का डिस्टेंस होता है। और हम लोगों को पूछ रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिफरेंस। तो यानी कि यहाँ अगर 3 सेंटीमीटर है तो मिरर से लेके इमेज तक भी 3 सेंटीमीटर होगा एंड इसीलिए ऑब्जेक्ट से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, जस्ट डबल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट वर्चुअल एंड। तो इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है एंड साथ ही में वो सेम साइज का होता है। नेक्स्ट दिया है द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। द लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। जो लाइट रे है वो कैसा आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मली। तो इस तरीके में अगर रिफ्लेक्शन हम लोग बोलेंगे तो वो कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि वो जैसे आएगा वैसे ही वो वापस चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है फॉर डैश लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक ये भी कंडीशन था, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लेसन में हम लोग 2 लॉस पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लिए भी फर्स्ट लॉ तो वही था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है वो सेम पॉइंट ऑफ सेम प्लेन पे लाई करता है। लेकिन सेकेंड यहाँ पे लॉ है जिसको कि स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट विच इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मीडियम ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली। तो 2 मीडियम है, मीडियम ए और मीडियम बी, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मीडियम ए के लिए एन ए और मीडियम बी के लिए एन बी।
Now, total internal reflection is possible on going from which medium to which medium given that Na is greater than Nb. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग को पता है कि लाइट रेज को ट्रैवल करना होता है एक ऐसे मीडियम से जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो देन द उस मीडियम की तरफ जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। अब यहाँ पे दिया है कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और बी का कम है और हम लोग को कराना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब उस केस में क्या होगा यहाँ पे कि जो लाइट है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर इट टू टेक प्लेस। तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम and the incident angle is more than the critical angle, then the light gets internally reflected in the denser medium and this phenomena is known as total internal reflection। अभी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट पूछा है इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो कंडीशन है पहला दैट लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड सेकेंड कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो यहाँ पे इसके नेसेसरी कंडीशंस होते हैं। देन सेवन्थ क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल वेयर रिफ्रैक्शन इज सीन इन डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में जो दो एग्जांपल्स है उसमें से फर्स्ट तो जैसे अगर हम लोग किसी भी ग्लास ऑफ वाटर ले लें और उसमें कोई भी चीज़ डिप करें लाइक पेन हो गया पेंसिल हो गया स्ट्रॉ हो गया तो हमेशा हम लोग को अपीयर होगा कि वो जो स्ट्रॉ है वो वाटर के अंदर जा करके बेंड हो जा रहा है। तो ये जो है वो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट दिया है कि जब भी हॉट समर डेज हो तो हॉट रोड्स पे ऑफन मिराज देखने के लिए मिलता है। तो ये भी यहाँ पे इसीलिए होता है क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होता है थ्रू द लेयर्स ऑफ एयर एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये हमारे डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल in the denser medium for which the angle of refraction is 90 डिग्री in the rarer medium। लेसन के एक्सप्लेनेशन में हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं जाएगा। बस यहाँ पे आपको उसको यहाँ पे उसका एक डेफिनेशन टाइप से आपको लिखना है। नाइन्थ क्वेश्चन है लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50। What will be the speed of light in the glass? Speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग को एक रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा एन सी अपॉन वी का, जहाँ पे एन जो है उसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि यहाँ दिया हुआ है 1.50। देन यहाँ जो सी है उसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट वो भी गिवन है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड आपको जो फाइंड करना है वो है वी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो कि यहाँ पे ग्लास है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे रीअरेंज करेंगे और आ जाएगा v इक्वल्स टू एन अपॉन सी अपॉन एन। तो यहाँ पे c का वैल्यू है 3 into 10 to the power 8 तो वो हम लोग रखे और डिवाइड करेंगे n से। n का वैल्यू है 1.50 तो वो पुट किए। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है ये 1.5 है, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल में। तो 1.5 को आपको 3 को डिवाइड करना है 1.5 से तो जस्ट डबल ही तो है ना। 1.5 के टेबल में 3 जो है वो 2 टाइम्स में आएगा तो 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो आपको दिया है कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है। तो अगर दिया है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 दिस मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स स्लोवर इन डायमंड देन इन अ वैक्यूम एंड the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in diamond is 2.42. Next, a light ray traveling in the air enters the ice. Will the light ray move away from the normal or towards the normal? Why? तो जब कोई लाइट रे जो है वो ट्रैवल कर रहा था कहाँ पे एयर में और एयर से वो आइस में आ रहा है तो एयर जो है वो यहाँ पे क्या दिख रहा है रेयरर मीडियम है तो लेस डेंस मीडियम यानी कि रेयरर मीडियम है इन कंपैरिजन टू आइस जो कि मोर डेंस है यानी कि यहाँ पे डेंसर मीडियम है। तो ऑब्वियसली जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम के तरफ आ रहा है तो वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड इसके वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ओके इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस occurs due to the change in speed of light as it enters a denser medium. Now according to Snell's law, when light passes from medium with a lower refractive index into a medium with a higher refractive index, the angle of refraction is smaller than the angle of incidence and causing the light ray to bend towards the normal। ये हो गया आपका आंसर। 12th क्वेश्चन है if we increase the distance between the mirror and the object then what would be the effect on the distance between image and the object। तो अगर हम लोग मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर दें तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या अफेक्ट पड़ेगा।
तो जब हम लोग इंक्रीज़ करते हैं ऑब्जेक्ट एंड मिरर का डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली जो इमेज और ऑब्जेक्ट है उनका डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में ऐसा होता है कि इमेज जो है वो हमेशा उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होता है जितने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट एंड मिरर जो है वो एक दूसरे से प्लेस किए हुए हैं। तो अगर हम लोग इमेज से वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट का और मिरर का डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ करेंगे तो इमेज और मिरर का डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो जो रियल इमेज होता है वहाँ पे हम लोग को ये दिखता है कि जो लाइट रेस हैं वो एक्चुअली एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। वहीं वर्चुअल इमेज जो है वहाँ पे हम लोग खुद से ही डाइवर्ज कराते हैं सारे लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पे। नेक्स्ट दिया है जो रियल इमेज है उसको हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उनको हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। रियल इमेज जो है वो लाइट सोर्स के सेम साइड में लोकेटेड रहता है, यानी कि जिधर से लाइट आ रहा है ना उसी साइड में रियल इमेज भी फॉर्म होता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो अपोजिट साइड पे फॉर्म होगा। जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होता है और जो वर्चुअल इमेज है वो अपराइट होता है। 14th क्वेश्चन, what is the difference between absolute refractive index of a medium and relative refractive index of two mediums? What is the relation between them? तो पहले आपको दोनों का डिफरेंस बताना है एंड देन दोनों का रिलेशन बताना है। तो डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम। देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हो जाएगा it describes how much a medium slows down light compared to a vacuum, और relative refractive index में हो जाएगा it describes how light bends when passing from one medium to another। अब दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का, यानी कि n/1, जहाँ पे 2 जो है वो सेकेंड मीडियम को और 1 जो है वो फर्स्ट मीडियम को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि n2/n1 हो जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, दैट अब द पाथ ऑफ लाइट विल फॉलो द सेम ट्रेजेक्ट्री इन रिवर्स इफ़ द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ रिवर्स्ड। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग जैसे अदर वर्ड्स में है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर लाइट ट्रैवल हुआ है ए से बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो अगर हम लोग उसको रिवर्स में यहाँ पे लाइट को चलाएं तो वो एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ में वो आया था। लाइक अगर कोई लाइट था, यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, ये एक मीडियम है और यहाँ पे आपका पॉइंट बी है, तो अगर लाइट ऐसे आया, थोड़ा सा बेंड हुआ एंड फिर वो बी के पास गया, अब अगर मैं बी से वो लाइट को पास करूँ तो वो एग्जैक्टली इसी पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। देन 16th क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्टेट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है द पोजीशन ऑफ फिश इन अ पॉन्ड इज नॉट द सेम एज इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड। तो आप बाहर से फिश को जहाँ पे देख रहे हो एक्चुअल में वो पॉन्ड में उसी जगह पे नहीं होता है। तो यहाँ पे रीज़न रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है, क्योंकि यहाँ पे जो दो मीडियम है दोनों का जो यहाँ पे फेस देखोगे आप, एक डेंसर है और एक रेयरर है, और रेयरर एंड डेंसर में जब आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पोजीशन जो है वो बेंड यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट दिया है अ बबल ऑफ एयर शाइन्स इन वाटर। तो ये भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों की वजह से होता है। जो बबल है वो एक स्पेरिकल लेंस के टाइप से यहाँ पे वर्क करता है एंड जब उसके ऊपर में लाइट पड़ता है तो वो बेंड हो जाता है एंड रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से उसका जो सरफेस है वो शाइनी दिखता है। नेक्स्ट है मिराज इज़ एन इल्यूजन। अब इल्यूजन इसीलिए है क्योंकि ये भी रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, हॉट एयर है एंड बाकी का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लाइट उसके ऊपर पड़ता है वो यहाँ पे डाइवर्ज हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, और ये आप बोल सकते हो रिफ्रैक्ट हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारा फिनोमेना उसमें देखने के मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोग को वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि मिराज जो बन रहा है यहाँ पे, जो एक्चुअल में वहाँ पे वाटर है नहीं लेकिन अपीयर हो रहा है जैसे वहाँ पे वो चीज़ फॉर्म हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, prove that the length of mirror required to view the complete image of an object is half the height of the object। अब इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि आपको प्रूव करना है, सिर्फ स्टेटमेंट देना होता तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता, लेकिन प्रूव करना है तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो ये प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसके हाइट को कंसिडर करो h, और जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का वो यहाँ पे इरेलीवेंट होगा फॉर द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, कंसीडर करो एक पर्सन जो है वो स्टैंड हो रहा है वर्टिकल मिरर के सामने, और उस पर्सन के जो आइज़ हैं वो सर्टेन एक हाइट पे हैं ग्राउंड से, और वो अपना इमेज जो है वो देख रहा है अपने फीट का।
और उसके बाद में फीट एंड हेड, मिरर में दोनों चीज़ों को वो वहाँ पे देख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So the light ray from the top of the head travels to the mirror and reflect back to the eyes. Similarly, light ray from the feet also reflects back to the eyes. क्या दिख रहा है, हेड से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उसके आइस में जा रहा है और जो फीट से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी उसके आइस में जा रहा है. नाउ फॉर द पर्सन टू सी द टॉप ऑफ देयर हेड द मिरर मस्ट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द आइस. अगर उसको अपने हेड का टॉप देखना है तो क्या होगा कि हेड के टॉप में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर के उसके आइस में पहुंचना चाहिए. और इसके लिए क्या चाहिए कि जो मिरर है उसका टॉप हाफ जो है वो अलाइन रहे उसके बॉडी के अपर हाफ से. सिमिलरली अगर उसको अपने फीट देखने हैं तो मिरर का जो लोअर हाफ है वो अलाइन रहे उसके आइस से. जो हाइट है मिरर का वो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो है एंटायर ऑब्जेक्ट, जो कि इक्वल होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द आइस प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम द फीट टू द आइस. अब क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल करेगा सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर से सेम डिस्टेंस में और दोनों डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा तो इफेक्टिवली यहाँ पे हाफ हो जाएगा उसके टोटल हाइट का. तो हम लोग हाइट को h से डिनोट किए थे और मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है टॉप हाफ और बॉटम हाफ को इक्वली, इसलिए जो मिरर का हाइट है वो यहाँ पे हो जाएगा h/2 यानी कि जस्ट हाफ. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाउ इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो पहले आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है देन दोनों का डिफरेंस बताना है. तो रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और वहाँ पे डेंसिटी जो है दोनों का वो डिफरेंट है. और ऑब्वियसली ये जो बेंडिंग है वो होता है क्योंकि जब एक लाइट जो है वो डिफरेंट डेंसिटीज़ वाले मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो स्पीड है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल जो लाइट है वो बेंड हो जाएगा जब वो मूव होगा एयर से वाटर में. नाउ रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑन टू द सेम मीडियम. तो जहाँ पे लाइट पड़ रहा है, कोई एक सरफेस अगर उस पर लाइट पड़ा है तो वापस उसी में वो वापस आ जाए, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. और अगर जिस सरफेस पे पड़ा है उससे फिर वो या तो उस नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे बेंड होकर के नेक्स्ट मीडियम में चला जाए, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो यही इनका डिफरेंस है जो मैं आपको फिगर से बताई एंड जो इनका मीनिंग है वो तो यहाँ पे दिया हुआ है. तो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, और वहीं रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विदाउट द चेंज इन द मीडियम. Question number 19. If the absolute refractive index of glass is 3/2 and water is 5/4, then find the ratio of speed of light in water to that in glass. तो यहाँ पे आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी और वाटर का भी, और हम लोग को निकालना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू दैट इन ग्लास. अब ये रेशियो निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो है n=c/v. अभी हम लोग पहले भी देखे थे जहाँ पे n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c है लाइट का स्पीड यहाँ पे वैक्यूम में, और v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो यहाँ पे आप लिख लेना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. नाउ अब इस फॉर्मूला को हम लोग रीअरेंज करेंगे क्योंकि हम लोग को स्पीड निकालना है लाइट का मीडियम में, कहाँ पे, ग्लास में. तो इसके लिए हो जाएगा v=c/n. अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है 3/2 एंड वाटर का दिया हुआ है 5/4. यहाँ हम लोग रीअरेंज करते हैं इसको लाइट के फॉर्म में. तो अगर हम लोग ग्लास में ले रहे हैं तो v=c/n लेते हैं हम लोग. तो यहाँ c रखें और अपॉन में n है 3/2. तो पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो 2c/3 आ जाएगा. क्या दिया है, v का वैल्यू ग्लास के लिए, एंड v का वैल्यू वाटर के लिए तो c/5/4 यानी कि 4c/5. अब यहाँ पे हम लोग रेशियो देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू दैट इन ग्लास. दोनों मीडियम का है ना, तो वाटर अपॉन ग्लास करेंगे तो वाटर का वैल्यू ये यहाँ दिया है, ये वाला वैल्यू वाटर का, और ग्लास का वैल्यू ये वाला है. तो आप क्या करोगे, 4c/5 को डिवाइड करोगे 2c/3 से, तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4c/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2c. आप यहाँ पे c और c जो है वो कट हो जाएगा और 4 × 3 आपका हो जाएगा और नीचे 5 × 2 हो जाएगा. 4 3 = 12 एंड 5 2 10. 12/10 है, इसको आप फिर सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 6/5. तो आपका जो रेशियो आया है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू ग्लास का वो है 6/5. और अगर आपको इसको पॉइंट में लिखना है तो फिर आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा 1.2. 20
ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लेसन का। सो अ फिश सीम्स टू बी एट अ डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फिश का एक्चुअल डेप्थ आपको फाइंड करना है, रिलेटिव दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब वर्चुअल डेप्थ दिया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है कि जो एक्चुअल डेप्थ अगर निकालना है तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, वर्चुअल डेप्थ दिया है और एक्चुअल निकालना है। तो इफ आर दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ, देन दिस एक्चुअल डेप्थ विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई वर्चुअल डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है 1.33 एंड वर्चुअल डेप्थ है 75 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.75 आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आप राउंड ऑफ में इसका आंसर 100 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ़ यू are new to our channel, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description. Thanks again.